इन फ्यूचर में ऐसा कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मल्टीबैगर बन सकता है? क्योंकि अभी मल्टीबैगर रिटर्न्स देने के लिए सबसे ज़्यादा कैपेबल है वो दोस्तों मुझे। तो मल्टीबैगर और पेनी स्टॉक लोग उसको कंबाइन कर देते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है। तो दोनों में फ़र्क क्या है ये बताओ। देखो मल्टीबैगर और पेनी स्टॉक में ना काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, जिसमें यहाँ पे मैं सबसे फेमस एग्जांपल देना चाहता हूँ वोडाफोन आइडिया का। एंट्री लेने का सही समय क्या होता है स्टॉक्स के अंदर? बहुत अच्छा मिल जाएगा इसमें ऑप्शन कोई भी न्यूज़ का। तो आपने देखा होगा कि बीच में यहाँ पे अडानी और हिंडनबर्ग की यहाँ पे न्यूज़ आई थी। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है स्विंग ट्रेड। तो आखिरकार ये स्विंग ट्रेड कैसे की जाती है? कितना मतलब हम अपसाइड और डाउन साइड रख सकते हैं इसके अंदर? देखो जो स्विंग ट्रेड होती है वो मेनली यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पे होती है। अगर मुझे आज के टाइम में स्विंग करना पड़ेगा तो मैं 2 ही सेक्टर के स्टॉक में करूँगा। 2 साल से पोर्टफोलियो तकरीबन रेड सा ही है, वहीं की वहीं मार्केट चल रहा है। ये मार्केट का सिनेरियो अब क्या कह रहा है कि फ्यूचर में कैसा क्या परफॉर्म कर सकता है? मुझे लगता है 2027 के एंड तक यहाँ पे डेफिनेटली एक बुल रन फिर से यहाँ पे आने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, एक और नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। आज इस पॉडकास्ट में आपको बहुत ही बेहतरीन चीजें जानने को मिलने वाली है, जैसे कि मल्टीबैगर स्टॉक्स को कैसे पिक किया जाता है, पेनी स्टॉक्स को क्यों लिया जाता है और स्टॉक मार्केट के अंदर आपको पोर्टफोलियो कैसा बनाना है, यानी कितने स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये चीज आज आपको मैं नहीं बताऊंगा, मेरे साथ में मल्टीबैगर किंग से मशहूर आशीष जैन बैठे हुए हैं। इनको इन्वेस्टर आशीष के नाम से भी पूरी दुनिया जानती है। तो आशीष भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राहुल भाई। आपको देखो, सबसे पहले तो लोग मल्टीबैगर किंग कहते हैं। क्यों कहा जाता है और मल्टीबैगर स्टॉक्स आखिरकार होते क्या है? शुरुआत हम यहीं से करते हैं। मल्टीबैगर स्टॉक बेसिकली वो स्टॉक होते हैं जहाँ पे आप 5%, 7%, 10% के लिए वहाँ पे कोई स्विंग नहीं कर रहे। आप उनको रखने वाले हो कम से कम, जहाँ पे आप उनको 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 20 गुना उनसे यहाँ पे आप रिटर्न निकालने का प्लान कर रहे हो। जैसे हमने पास्ट में भी देखा है, जैसे इन्फोसिस है, TCS है और HDFC बैंक है। इन्होंने यहाँ पे अगर आप इनको लॉन्ग टर्म अगर आपने रखा होगा या फिर आपके पापा दादा के इन्होंने रखा होगा, तो उन्होंने यहाँ पे उनको मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए हैं, साथ में इतना डिविडेंड भी दिया है। तो मैं यहाँ पर फोकस करता हूँ उन स्टॉक्स पर जो यहाँ पर इस तरह का पोटेंशियल रखते हो, जो हमें लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर यहाँ पर दे दे। अच्छा, तो इनको मल्टीबैगर स्टॉक्स हम कह सकते हैं। लेकिन आशीष भाई, आपका मैंने देखा यार, बहुत गजब वाली आप स्ट्रेटेजी यूज में लेते हो। आप वो क्या लेते हो, आज आपको यही बतानी है कि मल्टीबैगर स्टॉक्स को पिक कैसे किया जाए, मतलब क्या चीज स्टॉक्स के अंदर देखी जाए। देखो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि अगर हमको मल्टीबैगर स्टॉक पिक करने हैं ना, उसमें यहाँ पे टेक्निकल्स का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। यहाँ पे आपको उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो भी यहाँ पे काफ़ी लोग कर लेते हैं, पर क्या उनका शेयर मल्टीबैगर बन पाता है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि केवल अगर आप डेटा को यहाँ पे स्टडी करोगे ना, तो कभी भी आपका शेयर यहाँ पे मल्टीबैगर नहीं बनेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे बिजनेस की समझ होनी चाहिए, फ्यूचर की समझ होनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आगे जाकर यहाँ पे ग्रो करने वाला है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे जो सोलर स्टॉक है, इनकी यहाँ पे काफ़ी डिमांड है और जो सोलर है वो यहाँ पे फ्यूचर होने वाला है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी है और डिफेंस है। आपको पता ही है अभी ईरान और USA की वॉर चल रही है, तो यहाँ पे जो सारे देश है वो डरे हुए हैं। तो अब जो अपने सारे देश है वो कहाँ पे अपना बजट डालेंगे? डिफेंस कंपनीज में। तो वहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारा जो निफ्टी है वो बिल्कुल यहाँ पर ढीला पड़ा है, पर जो हमारे डिफेंस स्टॉक है वो रेगुलर यहाँ पर मल्टीबैगर रैली हमें देखते हुए दिख रहे हैं। तो आशीष भाई, जैसे हम बात करें अभी मल्टीबैगर की, जब बात आती है तो डिफेंस में बहुत जबरदस्त वाली एक रैली देखने को मिली है। अगर मैं स्टॉक्स के नाम लूँ तो तकरीबन सभी स्टॉक्स के अंदर एक रैली देखने को मिली है। तो मल्टीबैगर अब वो हो चुके हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं। आपने भी काफी अच्छी नॉलेज शेयर की है। इन फ्यूचर में कौन सा ऐसा सेक्टर है, सबसे पहले इन फ्यूचर में ऐसा कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मल्टीबैगर बन सकता है, अगर मैं 1-2 साल की बात करूँ तो? देखो जो मुझे अभी के टाइम में सबसे बढ़िया सेक्टर लग रहा है, जो कि अभी मल्टीबैगर रिटर्न्स देने के लिए सबसे ज़्यादा कैपेबल है, वो दोस्तों मुझे सोलर का लग रहा है। क्योंकि अभी आपको पता ही है फिलहाल गर्मी का टाइम चल रहा है और हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है वो यहाँ पे काफ़ी महंगे आ रहे हैं। मेरे पर्सनली बात करें, जहाँ पे सर्दी के टाइम में 1000 रुपये 2000 रुपये का बिल आया करता था, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गर्मी का टाइम है, इतनी गर्मी पड़ रही है, दिन भर हम यहाँ पे AC चला रहे हैं 24 घंटे, तो हमारा वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 7000 10,000 रुपये का बन रहा है। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कल इसको यहाँ पर स्टडी करता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जो यहाँ पर चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे सोलर पैनल अपने घर के ऊपर इंस्टॉल कर ले, जहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो जीरो हो जाए। तो मुझे लगता है कि जो सोलर की जो थीम है ना, वो आगे फ्यूचर में यहाँ पे काफ़ी वर्क करने वाली है।
और ये चीज़ आप, ऐसा नहीं मैं मन से बोल रहा हूँ, आप सोलर स्टॉक को भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं कि अभी उनमें कितनी अच्छी रैली चल रही है। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है। एक टाइम पे जो PSU शेयर चले थे, डिफेंस शेयर ने रैली दी थी, उतनी अभी सोलर ने नहीं दिया है। तो सोलर डेफिनेटली आगे फ्यूचर में मल्टीबैगर पोटेंशियल का काफ़ी अच्छा सेक्टर रहने नहीं, आप सही वाला है। कह रहे हो। आजकल जब भी मैं घर की छत पे जाता हूँ ना, तो मैं यही चीज देखता हूँ कि यार सभी घर वालों ने, आसपास वालों ने, सबने सोलर लगवा ली है। तो सोलर की बहुत ज्यादा डिमांड इस समय हाइप हुई है, और उनका सीधा सीधा फायदा जो कंपनीज बना रही है उनको डेफिनेटली होने वाला है। लेकिन आशीष भाई देखो, यहाँ लोग क्या है, हम बात मल्टी बैगर की कर रहे हैं, तो मल्टी बैगर और पेनी स्टॉक लोग उसको कंबाइन कर देते हैं कि दोनों एक ही चीज है, सेम चीज है। तो दोनों में फर्क क्या है, ये बताओ। देखो, मल्टी बैगर और पेनी स्टॉक में ना काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। हम यहाँ पर सोचते हैं कि यार हम 5 रुपये का कोई शेयर ले लें, 10 रुपये का शेयर ले लें। जिसमें यहाँ पे मैं सबसे फेमस एग्जांपल देना चाहता हूँ वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया को लोग समझते हैं यहाँ पर पेनी स्टॉक, क्या है, क्या 10 रुपये का, 15 रुपये का, तो पेनी स्टॉक है। देखो, पेनी स्टॉक ना कभी भी यहाँ पर आपको पैसे से नहीं देखना है कि यार ये 10 रुपये का, 15 रुपये का तो पेनी स्टॉक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पेनी स्टॉक को देखने का कि ये पेनी स्टॉक है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, इसका यहाँ पे एक प्रोसीजर है कि आपको उसका मार्केट कैप देखना होता है। ठीक है। अब जैसे वोडाफोन आइडिया है, आपको देख के लगेगा कि यार ये तो 10-15 रुपये का पेनी स्टॉक है, पर जब हम उसका मार्केट कैप देखेंगे तो उसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे पेनी स्टॉक में नहीं आएगा। वो ऑलरेडी यहाँ पे एक लार्ज कैप कंपनी है। पर उन्होंने करा क्या है, अपने स्टॉक को यहाँ पे कभी 1:10 में स्प्लिट कर दिया, कभी 1:20 में स्प्लिट कर दिया, और वो शेयर आपको ऐसे दिखाया जाता है कि भाई मल्टी बैगर है, यहाँ पर पेनी स्टॉक है, इसको ले लो, 15 रुपये का 100 रुपये भी हो जाएगा, आपके पैसे 5 गुना 10 गुना हो गए। पर ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। तो हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हमको मल्टी बैगर शेयर लेना है, तो अब ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में नए आते हैं, वो सोचते हैं, उनको 3 या 4 नाम पता होते हैं, रिलायंस है, HDFC बैंक है, और उनको लेके वो ये सोचते हैं कि यार हम तो मल्टीबैगर बना लेंगे, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इनका मार्केट कैप है 10 लाख करोड़ का, 15 लाख करोड़ का। क्या ये कभी 50 लाख करोड़ की कंपनी बन पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। फिर लोगों को दूसरा ऑप्शन ही दिखता है कि यार जब वो नहीं लेना तो फिर क्या लेना है, पेनी स्टॉक। पर हमको ना इन दोनों के बीच का जो है, जो कि है स्मॉल कैप और मिड कैप, तो ये दो ऐसी कैटेगरी है जिनको आगे जाकर जो मल्टीबैगर बन सकती है, जो लार्ज कैप बन चुकी, जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुकी, उसने तो ऑलरेडी जो पहले लोगों ने इन्वेस्ट करा उन्होंने यहाँ पे उनको पैसा बनाकर दे दिया। पर अभी हमारे को जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, जिसके फाइनेंशियल अच्छे हैं, जिसका यहाँ पे रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, और जिसके बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी है, उनकी कॉम्पिटिबिलिटी अच्छी है, तो उनको यहाँ पे हमें भी पिक करना चाहिए। चलो, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बता दी है, लेकिन अभी भी एक कंफ्यूजन है। एज ए बिगिनर मैं आपसे बात करूं तो, क्योंकि बहुत सारे जो ऑडियंस है हमारी बिगिनर होगी, अगर आप बिगिनर है तो कमेंट कर दीजिए। बिगिनर तो आपको बहुत कुछ चीजें आशीष भाई से सीखने को मिलने वाली है, और पॉडकास्ट आप देखते जाओ, मजा आपको आएगा। तो देखो, बिगिनर क्या सोचता है कि स्टॉक के अंदर क्या चीज अच्छी लगे। या तो वो ये देखता है कि एक रैली चल रही है, एक नाम चल रहा है, तो उसमें वो बीच रैली के अंदर कूद जाता है। लेकिन जब हम स्टॉक को देखते हैं तो भाई उसका रेवेन्यू कितना हो रहा है, उसका प्रॉफिट कितना है, उसमें प्रमोटर होल्डिंग कैसी है ना, FIIs क्या कर रहे हैं, DIIs क्या कर रहे हैं। तो मल्टीबैगर पिक करते समय क्या क्या चीजें देखनी होती है, वो थोड़ा सा अगर आप बताओ तो गहराई से। देखो, मल्टीबैगर के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप स्मॉल कैप को करोगे, आप स्मॉल कैप क्या होता है काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्मॉल कैप का मतलब ऐसी कंपनीज है जिसका जो मार्केट कैप है 1,000 करोड़ से लेकर 10,000 15,000 करोड़ का होना चाहिए। अब अगर आप 1,000 करोड़ से नीचे जाओगे ना, तो फिर वो आपका रिस्क आ जाएगा पेनी स्टॉक का। आपको हो सकता है कि वो जो शेयर की प्राइस है वो देखने को 500 रुपये मिले, पर आप बोलोगे यार ये तो पेनी स्टॉक होगा ही नहीं, क्योंकि 500 रुपये का कोई पेनी स्टॉक थोड़ी होता है। हमारे इंडिया में 99% लोगों की मेंटलिटी यही है, पर इससे हमें चेंज करना चाहिए कि अगर कोई 500 रुपये का भी शेयर है और उसका मार्केट कैप कल 100-200 करोड़ का ही है, तो डेफिनेटली वो काफ़ी रिस्की कंपनी है। और मैं ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहता कि पेनी स्टॉक में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर जैसे अगर हम अपने पोर्टफोलियो का उसमें 2% 5% ज़्यादा एलोकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। अच्छा, तो ये सारी चीजें मतलब मल्टीबैगर के अंदर देखनी हाँ, चाहिए। कि उसका मेन आपको ये देखना है कि जिसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पर कम होना चाहिए। और सबसे पहले आपको ये नहीं देखना कि यार, बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि यार कि लो प्राइस टू अर्निंग का आप शेयर ले लो, वो आपका मल्टीबैगर बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे CPU प्लस है, आदित्य इन्फोटेक है, ठीक है, वो कैमरा बनाने वाली कंपनी है। अभी आप मान सकते हैं कि इंडिया की नंबर 1 लीडिंग यहाँ पर जो CCTV कैमरा वाली कंपनी है। जब मैंने उससे पर्सनली बाय करा था, तो उसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो तो 90, 100, 150, 200 का था। तो वो तो आपके जितने भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है उसको देख के ही मना कर देंगे कि यार 900 तो ये तो बहुत महंगा शेयर हो गया। पर ऐसा नहीं होता। देखो, जो प्राइस टू अर्निंग होता है ना, वो डिपेंड करता है कि कंपनी की ग्रोथ कितनी हो रही है।
अगर कंपनी की ग्रोथ यहाँ पर ईयरली 100% से हो रही है, रेवेन्यू उनका 100% से ग्रो हो रहा है, 150% से हो रहा है, 200%, मैं कहता हूँ 50% से भी हो रहा है ना, तो उसको मार्केट यहाँ पर 100 का पी देने में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसी स्पीड से ग्रो हो रही है। और ये चीज़ आपने PSU कंपनी में देखी होगी, हमारे RVNL है, IRFC है, या फिर PFC है, काफ़ी सारी कंपनी मिल जाएगी, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग आपको 5, 6, 7, तो आपको लगता होगा कभी मल्टी बैगर बनेगी, वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। लोग उसको यहाँ पे सस्ता समझ के खरीद लेते हैं कि यार ये तो प्राइस टर्निंग काफ़ी वो है, पर वो प्राइस टर्निंग 5 और 6 उसका क्यों है? क्योंकि उस कंपनी में यहाँ पे ग्रोथ ही नहीं है। आप उनका रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, कभी कभी तो आपको नेगेटिव में मिलेगा PSU कंपनी का, और आपका उनका प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 2%, 5%, तो वो उसी हिसाब से उनको यहाँ पे वैल्यूएशन मिली हुई है कि आगे जाकर अभी इनकी ग्रोथ नहीं है, और वो आपको कभी मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर नहीं देने वाले। और एक आशीष भाई, एक बात यहाँ पर ये भी आती है, जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा कि डाटा पैटर्न्स मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है, बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना। डेटा पैटर्न्स ने काफी अच्छा रिटर्न दे दिया। BSC जो कि मेरा बहुत फेवरेट रहा है ना, तो BSC में मैंने बहुत पहले से एंट्री ले रखी थी। तो BSC जैसे स्टॉक्स अब भाग चुके हैं, लेकिन अब कोई नया एक इन्वेस्टर है, वो क्या अब किस समय एंट्री ले, क्योंकि चल तो चुका है वो अभी, तो एंट्री लेने का सही समय क्या होता है स्टॉक्स के अंदर? देखो, एंट्री लेने का जब सही समय तब होता है, देखो एक तो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा इसमें ऑप्शन कोई भी न्यूज़ का। जैसे आपने फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अडानी का है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बीच में यहाँ पे अडानी और हिंडनबर्ग की यहाँ पे न्यूज़ आई थी, तब आप मानोगे नहीं कि उस टाइम में हमने काफ़ी अच्छा पैसा अडानी के स्टॉक से कमाया था। तो वहाँ पे हुआ क्या कि हमको पता था कि ये जो हिंडनबर्ग का जो सारा जो केस है, अब वो सही हो गलत हो, अब आपको पता ही है कि इंडिया का गवर्नमेंट है तो अपनी क्या सेटिंग वहाँ पे चलती है। तो वहाँ पे अडानी पावर है, एंटरप्राइजेज है, वहाँ पे हमारे को 60%, 70%, 80% करेक्शन देखने को एक दिन में गिरे थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता ही होगा कि 20% का लोअर सर्किट वहाँ पे इतने बड़े बड़े 3-3 लाख 4-4 लाख करोड़ की कंपनी में लग रहे थे। अब वहाँ पे भी आपको ये देखना पड़ेगा, देखो अडानी के तो यहाँ पे सारी कंपनी में लोअर सर्किट लग रहे थे, पर हमने वहाँ पे इन्वेस्ट करा जिसके फाइनेंशियल बढ़िया थे, जो कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अडानी पावर है, और यहाँ पर जो मुद्रा पोर्ट है, जिसको हम अभी आज के टाइम में अडानी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, तो हमको पता था कि इनकी वैल्यूएशन अभी काफ़ी अट्रैक्टिव है, बिजनेस इनका काफ़ी सॉलिड है। ये यहाँ पे क्यों गिर रहे हैं? केवल अडानी के नाम की वजह से, और इनका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ अच्छी है, तो वहाँ पे हमने उसको पिक करा। तो वहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसी न्यूज़ आपको लगती है कि इस चक्कर में यहाँ पे स्टॉक काफ़ी गिर चुका है, और इसकी कंपनी में मतलब बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, केवल न्यूज़ के चक्कर में गिर रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा टाइम होता है वो हमारे को स्टॉक पिक करने का करना चाहिए। अगर स्टॉक भाग चुका है, जैसे BSC तो एक अच्छी रैली दे चुका है, डेटा पैटर्न्स अच्छी रैली दे चुका है, लेकिन हमको पता है स्टॉक बहुत अच्छा है, तो क्या इनको इस समय पिक करना सही रहेगा? मुझे लगता है कि देखो, या इस तरह के स्टॉक्स को मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अभी आपने बात करी डेटा पैटर्न्स की, BSC की, तो अगर आप कहोगे कि यार अभी इसको नहीं लेना चाहिए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि देखो अभी के हिसाब से भी ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर डेटा पैटर्न्स और BSC है ना, ये कंपनी डेफिनेटली आगे भी ग्रो करती रहेगी। पर अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि BSC ने जो लास्ट 5 साल में रिटर्न हमें बना के दिया है, आने वाले 5 साल में भी वो रिटर्न बना दे, तो ये आपकी बिल्कुल भी गलत थिंकिंग है, क्योंकि वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि 5 साल पहले यहाँ पे BSC का कितना था मार्केट कैप? 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ का, तब BSC काफ़ी छोटी कंपनी थी। अब अभी जो मार्केट कैप चल रहा है वो 1.5 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का। आप सोचो कि यार जो 5 साल पहले जितनी ग्रोथ BSC में अभी आई है अभी तक, आने वाले 5 साल में भी उतनी स्पीड से आ जाएगी, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि मैं कहता हूँ कि BSC एक ऐसी कंपनी है जो आपको पता ही है कि इसके बिना तो स्टॉक मार्केट ही नहीं चल सकता, तो ये कहीं पे भी नहीं जाने वाली। तो इसमें भी आपने देखा था कि कुछ इक्विटी डेरिवेटिव्स की यहाँ पे न्यूज़ आ गई, तो वहाँ पे BSC में क्रैश आया, तो वो भी काफ़ी अच्छा टाइम था वहाँ पे BSC में एंट्री बनाने का। लेकिन आपके कहने का मतलब है कि जब मार्केट में क्रैश आए, डाउनफॉल आपको देखने को मिले, वो किसी भी रीजन से हो सकता है, वो टाइम सबसे अच्छा एंट्री लेने का कहा जाता है। हाँ, वो टाइम काफ़ी अच्छा है एंट्री लेने का, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट क्रैश हो रहा है, काफ़ी सारे कचरा शेयर भी क्रैश हो रहे हैं, तो आप हर कोई कचरा उठा लो कि ये सोचकर कि मार्केट बढ़ेगा तो सब बढ़ जाएगा। देखो, मैं आपको मार्केट का एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट बताता हूँ जो आपको कोई भी नहीं बोलेगा। जब मार्केट गिरेगा ना, तब तो सारे ही शेयर गिरेंगे, चाहे वो कचरा हो चाहे वो बढ़िया शेयर हो। पर मार्केट की खास बात यह है कि जब वो यहाँ पर रिकवरी करेगा, तब यहाँ पर जिन कंपनी में दम होगा ना असली में, जिनका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रांग होगा, ठीक है, जिसका FIs और DIs को जिसमें कॉन्फिडेंस होगा, वो शेयर आपको वापस से यहाँ पर रैली देते हुए दिखेंगे। जब यहाँ पे मार्केट में रिकवरी आती है, तो आप कचरा स्टॉक खरीदोगे ना, वो चाहे मार्केट ऑल टाइम हाई छू रहा हो, स्मॉल कैप यहाँ पे बम्पर रैली दे रहा हो, तो भी वो आपको डाउन जाते हुए ही मिलेंगे।
ये फैक्टर है, ये नहीं, सही बात भी है आपकी कि जब वो डाउन तो एक साथ सब होंगे लेकिन अप एक साथ नहीं होते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं हमेशा कि मार्केट डाउन था तो हमारा पोर्टफोलियो डाउन हो गया, और मार्केट अप गया तो पोर्टफोलियो अप नहीं हो रहा है। वो यही रीज़न आई थिंक कहते हैं कि इसका थोड़ा सा फैक्ट इसमें काम करता है। लेकिन आशीष भाई, जब हम बात करते हैं रिटर्न्स की, तो एक मल्टीबैगर स्टॉक्स को कितने टाइम तक होल्ड रख लेना चाहिए, या कितना वो रिटर्न दे दे तब तक उसको होल्ड रखना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर हमें मल्टी बैगर शेयर यहाँ पे लेना है तो हमें जो उसका टाइम होराइजन है वो कम से कम 5 साल तो हमें रखना ही चाहिए। क्योंकि आप मल्टी बैगर अगर बनाने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से तो मल्टी बैगर का मतलब ये होता है कि 5 गुना 7 गुना। तो अगर हम यहाँ पे रिटर्न्स में माने तो 500% है, 700% है, 1000% से ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर अगर आप 200-300% भी मानोगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही होनी चाहिए कि यार हमें इसी मिनिमम 5 साल होल्ड रखना है। पर अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, कंपनी में ऐसी ग्रोथ आ गई कि हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी, तो मैंने यहाँ पे 6 महीने में और 1 साल में भी यहाँ पर शेयर्स को मल्टीबैगर बनते हुए देखा, मतलब 500% 700% बनते हुए देखा है। तो वहाँ पे आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर वो आपका इतना हो जाता है, काफ़ी जल्दी हो जाता है कि यार मैंने तो 5 साल के लिए लिया था, पर यार मुझे नहीं पता कंपनी में क्या हो रहा है, पर भाई तो 6 महीने में 1 साल में जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी आगे चल गया। तो वहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, अपना जो इन्वेस्टमेंट है या तो उससे निकाल लो या फिर अपना कुछ पार्शियली बुक कर लो, और आपको लगता है ये आगे कंपनी अच्छा ग्रो करेगी तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप उसको फिर उसके बाद भी यहाँ पे होल्ड रख सकते हो। सबसे बढ़िया तो यह है कैपिटल सेव कर लो आप अपना, हाँ कि और बाकी रहने दीजिए उसके अंदर ही। हाँ, अगर आपको लगता है, बाकी अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपका वो 5 साल का होराइजन है और आपका वो 20%, लोग करते क्या है कि यार 10% प्रॉफिट हो गया, 15% प्रॉफिट हो गया, तो यार इसमें से मैं अपनी कैपिटल निकाल लेता हूँ, वो करोगे तो फिर कभी मल्टी वगैरह बनेगा ही नहीं आपका। और फिर आपके पास इतनी उसका अमाउंट भी होना चाहिए कि आपको उसका मजा भी आए। ठीक है, आपने अगर 500 रुपये इन्वेस्ट करे, अब वो 5 गुना भी हो गए तो 25 रुपये में आज के टाइम में आप क्या ही कर लोगे, तो उसका क्या सेंस बना। तो और एक बात ये भी, जैसे हमने बात तो अभी रैली की है कि वो बढ़ जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, वो मल्टीबैगर बन जाए, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं। अक्सर बिल्कुल कभी बिल्कुल कभी मार्केट में अपोजिट साइड भी हो जाता है, हम्म जिसको हम एसएल कहते हैं, स्टॉप लॉस। हम्म। तो वो कैसे डिसाइड किया जाता है और कितना लगाना चाहिए? देखो भाई, मैं सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि हम पोर्टफोलियो यहाँ पे क्रिएट कैसे करते हैं। मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ तो मोस्टली उसमें से एक ही गलती करते हैं। वो करते क्या है कि वो सोचेंगे कि यार मल्टी अगर हमको शेयर बनाना है तो हम यहाँ पे एक शेयर ले लेते, 2 शेयर ले लेते, बस हमको अगर 50,000 रुपये मार्केट में डालना है तो मैं एक शेयर खरीदूंगा 50,000 रुपये का, मल्टी अगर इसी को बनाऊंगा मैं, या फिर मैं 2 शेयर खरीदूंगा, अब इसमें से बन जाएगा। हमें समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पर जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो आगे जाकर कंपनी में एक्चुअली में हैपन होगी, मतलब कंपनी का बिजनेस अपन जैसा सोच रहे हैं उस हिसाब से चलेगा, तब जाकर वो मल्टीबैगर बनेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने मुंह उठा के खरीद लिया और वो मल्टीबैगर बन गया। तो हमको सबसे पहले पोर्टफोलियो अपना अलोकेशन सीखना पड़ेगा कि हमको 2 से 3 शेयर हम लेंगे तो मल्टीबैगर नहीं बनेगा। हमें एटलीस्ट अपने जो पोर्टफोलियो है ना उसको 10 से 15 शेयर में, स्टॉक्स में डिवाइड करना पड़ेगा जो हमको ये देने वाले। तो एट द एंड हुआ क्या कि अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, अगर आपने ऐसी कंपनी पिक करी है, देखो मैं डेटा वगैरह से जो सबसे हटके है ना वो मानता हूँ कि आपके माइंड का बिजनेस एनालिसिस कैसा है, कि आपने वो बिजनेस प्रिडिक्ट करा है कि यार ये आगे जाकर ये कंपनी अच्छा करेगी। तो होगा क्या, आपने 10 अगर शेयर ले रखे हैं, हो सकता है, देखो ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि बहुत से लोग क्या इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कि अगर आपने 10 शेयर लिए ना तो आप ये मान के चलो कि उसमें से 1 या 2 कंपनी तो ऐसा होगी कि वो आपका पैसा जीरो करके ही जाएगी। तो उसके लिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना यार, बहुत से लोग क्या करते हैं कि डरते रहते हैं कि यार मेरा शेयर तो यहाँ पे, मेरा पैसा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मेरा तो ये जीरो हो जाएगा। तो वो टेंशन उन लोगों को है जिन्होंने यहाँ पर एक ही शेयर में इन्वेस्ट करा है, 2 ही शेयर में यहाँ पे इन्वेस्ट करा है। पर अगर यही चीज़ आप 10 शेयर के साथ करोगे, मैं मानता हूँ कि यार आपका एक शेयर 2 कंपनी बंद हो गई बिल्कुल, जैसा हमने काफ़ी बार देखा है। एक टाइम पर सुजलॉन कंपनी की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। ये जो अनिल अंबानी वाली रिलायंस कंपनी है, इसमें भी बहुत से लोग थे जिन्होंने पूरा पैसा इसी में डाल दिया, तो वो यहाँ पे बिल्कुल डूब गई। तो वैसा ऐसा नहीं है कि ये पहले हुआ है, ये आगे भी होता रहेगा, और आपने जो शेयर ले रखे हैं ना उसमें भी ये होगा। तो आप ये मान के चलो कि 10 शेयर में से आपकी 1-2 कंपनी तो बंद होने वाली है, वो आपका पैसा जीरो करने वाली है, ठीक है। पर उसमें से कुछ शेयर ऐसे भी होंगे जो आपको 500%, 700%, 1000% की रिटर्न देंगे अगर आप उनको टाइम दोगे, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल। कुछ शेयर ऐसे भी होंगे जो आपके प्राइस टू प्राइस ही रह जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। कुछ शेयर ऐसे भी रह जाएंगे उसमें से जो आपके 20-30% नेगेटिव में रहेंगे 5 साल होल्ड करने के बाद भी। और कुछ शेयर ऐसे भी होंगे जिनमें आपने जितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करी होगी कि यार 500%, 700% दे देंगे, तो वो यहाँ पे नहीं देंगे, वो 50% है, 100% है, 150% ही देंगे। पर जब आप इनका यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे रिटर्न्स देखोगे, एब्सोल्यूट यहाँ पे इनका रिटर्न देखोगे ना, तो वो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तब हमको पता चलेगा कि हमने यार जो मल्टीबैगर बनाया ना
तो उससे जो हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न है वहाँ पे हमने अपने म्यूचुअल फंड्स को बीट कर दिया, या फिर ETF है और जितने भी मार्केट्स है ना उनको यहाँ पे हमने बीट करा है। तो आपके पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर शेयर्स का होना काफ़ी जरूरी है, तभी जाकर आप पैसा स्टॉक मार्केट में बना पाओगे। काफी अच्छी बात आपने बताई और बार बार आपने पोर्टफोलियो का जिक्र किया है, तो एक दिमाग में क्विक सवाल यही आ रहा है कि पोर्टफोलियो बनाया कैसा जाए, हाँ, ये कौन सा आप पोर्टफोलियो बेस्ट रहेगा, कितने मल्टी बैगर हम रख सकते हैं, किस तरह के सेक्टर वाइज हम स्टॉक ले सकते हैं, तो वो थोड़ा सा बताओ। देखो, इसमें है ना डिपेंड करता है कि आपको पोर्टफोलियो कैसा बनाना है ना। काफ़ी तरह के लोग होते हैं, तो अब हर जने के लिए हर चीज़ सूटेबल नहीं होती। किसी की रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो 3 तरह की अप्रोच मेनली होती है। एक तो होता है हाईली एग्रेसिव, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या करा कि पैन स्टॉक भर लिए, स्मॉल कैप भर लिए, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, तो वो काम मैं कहता हूँ कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। सेकंड होती है हमारे पास मॉडरेट अप्रोच, कि वहाँ पे हमने कुछ ऐसी कंपनीज भी कर ली जो कैश काउज है, जैसे कि जो हमको पता है कि यार ये हमारा है ना CAGR 15% 20% हर साल हमें बनाकर दे देगी, और हमको वहाँ पे कुछ यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज भी रखनी है। भाई ठीक है, ये हमारे पोर्टफोलियो जब मार्केट में क्रैश आता है तब ये हमारे को स्टेबिलिटी देने का काम करेगी। और हमको वहाँ पे कुछ जो है स्मॉल कैप कंपनीज भी लेनी है, जो हमें पता है कि यार ये जो कंपनीज है ना ये हमको पैसा बना के देगी। अगर हमारे को स्टॉक मार्केट का मजा चाहिए तो वो कंपनीज तो हमको रखनी पड़ेगी। अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब क्रैश आएगा ना तो स्मॉल कैप कंपनीज में आपको सबसे ज़्यादा लॉस होने वाला है, तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और एक और अप्रोच होती है जो मुझे पता नहीं है कि लोग यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, वो ये है कि वो अपने पोर्टफोलियो में है ना केवल लार्ज कैप भर लेते हैं। HDFC बैंक भर लेंगे, रिलायंस भर लेंगे, यहाँ पे TCS भर लेंगे, जिनका मुझे लगता है कि उसका कोई भी सेंस नहीं है। अगर आपको यही सब शेयर खरीदने हैं तो इससे बढ़िया तो यही है कि आप यार कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड लो, यहाँ पे कोटक का, HDFC का, ICICI का। वो आपको ये जो आप लार्ज कैप का पोर्टफोलियो बना रहे हो ना उससे काफ़ी अच्छे रिटर्न वो आपको म्यूचुअल फंड ही बना के दे देंगे, जिसमें आपका कोई भी टेंशन नहीं लेना, कोई भी आपको माथाफोड़ी नहीं करनी, आपको कुछ भी उसमें मैनेज नहीं करना पड़ेगा। तो ये अलोकेशन हम कैसे करें, मान लीजिए 100% कैपिटल है, 100% कितना परसेंट हम लार्ज कैप में दे, कितना मिड में, कितना स्मॉल में। बिल्कुल, जैसे मेरा मानना ये है कि आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो 20 से 25% आप कर सकते हैं इसके अंदर, लार्ज कैप के अंदर, और 30 to 40% आपको करना चाहिए स्मॉल कैप में, और 30 to 40% आपको करना चाहिए मिड कैप में। तो ये आपका एक काफ़ी अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो है। तो ये होगा क्या, जब मार्केट रैली देगा तब ये आपको काफ़ी अच्छा रैली मतलब रिटर्न भी बना के देगा, और जब आपका मार्केट क्रैश होगा ना तब यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी भी बना के देगा। बिल्कुल। मार्केट क्रैश की आप बात कर रहे हो, पिछले 2 साल से पोर्टफोलियो तकरीबन रेड सा ही है, वहीं की वहीं मार्केट चल रहा है। तो ये मार्केट का सिनेरियो अब क्या कह रहा है कि फ्यूचर में कैसा क्या परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि जब भी क्रैश आया मार्केट के अंदर, जितने भी पहले हम बैकएंड हिस्ट्री देखते हैं, तो उसके आने वाले 1-2 सालों के अंदर बहुत तगड़ा वाला रिटर्न देखने को मिला है। तो अभी का क्या सिनेरियो बैठता है। देखो, अभी का सिनेरियो वही है जो यहाँ पे मार्केट में 5 से 6 साल पहले था, क्योंकि मार्केट का एक नेचर है। अभी आपने 2023 में यहाँ पे बुल रन देखा था, अब 2 से 3 साल अब चल क्या रहा है, आप देख रहे होंगे कि लोगों का यहाँ पे स्टॉक मार्केट से भरोसा उठ चुका है, इंटरेस्ट उनका बिल्कुल भी उठ चुका है। अब वो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा डाल ही नहीं रहे। जिन्होंने डाल रखा है उनका यहाँ पे ऑलरेडी लॉस में चल चुका है, क्योंकि उन्होंने करा क्या, जब कोई भी शेयर खरीद लिया बुल मार्केट में, अब वो यहाँ पे क्रैश होता गया, वो उसको एवरेज करते गए, ये बिना जाने कि यार ये क्रैश क्यों हो रहा है। चलो मानता हूं मैं, मार्केट तो गिर रहा है, पर क्या इसके बिजनेस में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो कंपनी अब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, उसको वो एवरेज करे जाते हैं। पर अगर आप क्या करोगे कि जब क्रैश का टाइम होगा तो अगर आप अच्छे स्टॉक खरीदोगे तब आपको पता चलेगा कि यार देखो, अभी मार्केट बिल्कुल भी नहीं चला है, फिर भी आप देख रहे हो कि लास्ट के 2 महीने में 3 महीने में डिफेंस स्टॉक ने अच्छी रैली दी है, 16 स्टॉक। तो आपको हमेशा जो सेक्टर है ना वो उसमें यहाँ पे रोटेशन करता रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट स्टेबल भी रहेगा तो भी आपको वहाँ से आप रिटर्न बना सकते हो। बाकी बात रही मार्केट की, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जैसे कि आप 2 से 3 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, तो अभी तो 2026 चल रहा है, मुझे लगता है 2027 के एंड तक यहाँ पे डेफिनेटली एक बुल रन फिर से यहाँ पे आने वाला है, और डेफिनेटली हम उसका वेट कर रहे हैं। और उसके हिसाब से हमें जो अभी के टाइम पे जो अच्छे शेयर्स है, अच्छी कंपनीज़ हैं, वो हमें अच्छे वैल्यूएशन भी मिल रहे हैं, हमको पता है कि इनका फ्यूचर है, वो हमें यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में अभी रखने चाहिए। ये सही कह रहे हो आप, ये क्लिप हम काट के रखेंगे 2027 एंड तक कि कैसा मार्केट रहता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये नहीं, उम्मीद सबको है कि एक बुल रन आए, और क्योंकि सभी इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि एक बुल रन आना चाहिए। चाहते हो कि नहीं चाहते हो, कमेंट तो करो यार, कमेंट अभी तक बहुत कम देखने को मिल रहे हैं आप लोगों के। तो आशीष भाई, जैसे हमने मल्टी बैगर की बात कर ली, पेनी स्टॉक्स की बात कर ली, एक बात आती है स्विंग ट्रेड की, बहुत ज्यादा पॉपुलर है स्विंग ट्रेड। तो आखिरकार ये स्विंग ट्रेड कैसे की जाती है, कितना मतलब हम अपसाइड और डाउन साइड रख सकते हैं इसके अंदर। देखो, जो स्विंग ट्रेड होती है वो मेनली यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पे होती है,
कि जैसे आपको पता ही है, सब लोग बात करते हैं अभी सपोर्ट की, रेजिस्टेंस की, तो मेनली स्विंग ट्रेड उसी से होती है। पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे दो चीज़ों को कंबाइन करता हूँ। मैं यहाँ पर टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल को कंबाइन करता हूँ, साथ ही में वो सेक्टर कैसा है उसको कंबाइन करता हूँ। देखो ये तो टेक्निकल तो आपको सब लोग बता देंगे कि 5 डे मूविंग एवरेज है, 20 डे मूविंग एवरेज है, 50 डे मूविंग एवरेज है। इनसे अगर शेयर ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली वो आगे रैली दे सकता है। ये सब आपको बता देंगे कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो बाउंस बैक करेगा, ये सब आपको बता देंगे। पर दो चीज़ें यहाँ पे आपको और भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपकी सेफ्टी मार्जिन काफ़ी बढ़ जाएगा। एक तो कि यार जिसमें आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, क्या वो कंपनी में तो दम है या फिर आप हर किसी कंपनी में स्विंग ट्रेड करने जा रहे हो। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैं स्विंग ट्रेड भी उन्हीं कंपनी में करता हूँ जो कंपनी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आज लिया और कल यहाँ पे 20% गिर जाए, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसको अभी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और जिसकी यहाँ पे ग्रोथ है कंपनी की। एक तो मैं वो देखता हूँ, और सेकंड में दोस्त यहाँ पे देखता हूँ सेक्टर को। सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मुझे आज के टाइम में स्विंग करना पड़ेगा, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो मैं दो ही सेक्टर के स्टॉक में करूँगा। फर्स्ट तो यहाँ पे हो गया हमारा डिफेंस का, क्योंकि हमें पता है भी सब जगह वॉर वगैरह चल रही है और आगे क्या होगा वही पता नहीं। कब हमारी पाकिस्तान से वॉर हो जाए, चाइना से वॉर हो जाए, किसी को कुछ ही नहीं पता। किसी ने यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं करा था कि इतनी ये वॉर हो जाएगी, तो हमें भी कुछ नहीं पता। तो वो डिफेंस सेक्टर काफ़ी फेवरेट है, तो वहाँ पे हम स्विंग करते हैं। हमको पता है कि इन स्टॉक में यहाँ पर रैली चल रही है, और हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जैसे 5 डिफेंस स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में है, 3 रैली दे रहे हैं और 2 रैली नहीं दे रहे, तो हम उन 2 पे ध्यान देते हैं कि अरे रैली नहीं दे रहे तो क्या ये टेक्निकल बेसिस पे सबसे पहले तो सही है, फंडामेंटल बेसिस पे सबसे पहले सही है, तो वहाँ पे हम वहाँ पे एंट्री बनाते हैं। और सोलर जो सेकंड सेक्टर है हमारा सोलर का है, तो इसमें भी हम यहाँ पे काफ़ी एंट्री बना रहे हैं। अब बात आती है कि स्विंग स्टॉक में हमें कितना लेना चाहिए, तो हमें देखना चाहिए कि हमने स्विंग का मतलब ये नहीं है कि हमें उसे 1 साल होल्ड रखना है या फिर 6 महीने या 5 साल, वो हमारा होराइजन नहीं होना चाहिए। हमें सिंपल सा ही समझना है कि स्विंग स्टॉक का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे जो रिटर्न बनाना है ना, वो 5%, 7%, 10% मैक्सिमम बनाना है, और स्टॉप लॉस लेना है वो 2 से 3% का लेना है। अगर हमें लगता है कि यार हमने सब कुछ अपना दिमाग लगा लिया फिर भी काम नहीं कर रहा, तो उसमें जिद्दी नहीं करनी कि यार वो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्विंग स्टॉक को आपने लॉन्ग टर्म स्टॉक बना लिया, स्विंग को फिर आपने यहाँ पर मल्टी वगैरह बनाने का सोच रहे हो, वो काम नहीं होना चाहिए। स्विंग का मतलब ये है आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब आपकी एनालिसिस है वो गलत साबित हो चुकी है, या फिर अभी उसको मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वहाँ पे हमें वहाँ पे एग्जिट ले लेना चाहिए। बहुत से लोग ये करते हैं कि प्रॉफिट जब होने लगता है तो कम पे ही एग्जिट कर जाते हैं कि हाँ ठीक है जो मिल रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस जब हिट होने लगता है ना तो वो वेट करते हैं कि नहीं यार ऊपर जाएगा, नहीं ये स्टॉक परफॉर्म कर सकता है ऊपर। तो राहुल जी, आपने ये जो बात कही है ना, ये इतनी बड़ी बात है, पर इसको 99% लोग समझते ही नहीं है। देखो दो चीज़ें होती है, अगर प्रॉफिट लेना है तो भी बढ़िया लो, शानदार लो, मज़ेदार लो, फिर ठीक है उसमें आप लॉस ले रहे हो तो भी बढ़िया ले रहे हो। अब आप एक बात बताओ, जब आप प्रॉफिट ले रहे हो एक शेयर में 5% का, ठीक है, और आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा नहीं रहे, और उसमें एक एक शेयर में आप लॉस ले जा रहे हो अपना 50% तक का, तो आपका रेशियो आप कैलकुलेट करोगे ना तो आप पागल हो जाओगे कि यार मैंने यहाँ पर 10 शेयर में प्रॉफिट बना लिया 5% का, ठीक है, और एक शेयर में मैंने लॉस खा लिया 50% का, तो आपका रिटर्न क्या बना? 0%। 0%। तो आप अगर 10 स्टॉक में विन करने के बाद भी 0% रिटर्न बन रहा है, तो इससे खराब स्ट्रेटेजी तो कोई हो नहीं सकती, जो कि अभी 99% लोग फॉलो कर रहे हैं। भाई उनको प्रॉफिट दिखता है 200, 2%, 5%, भाई 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, फटाफट निकाल लो, क्या पता ये यहाँ पर नीचे वापस आ जाए। जबकि वही 10% लॉस हो जाएगा, 20% लॉस हो जाएगा, 30% लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है उसको, वो शेयर को खींचते रहेंगे, एवरेज करते रहेंगे और अपना जो पूरा कैपिटल है वो उसी में वो खपा देंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप मल्टीप्लायर बना रहे हो तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो आप, पर अगर आप स्विंग कर रहे हो तो ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, एग्जिट कर दो। और अगर आप मल्टीप्लायर आपको बनाना है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि 10%, 20%, 50%, 100% से कुछ ही नहीं होने वाला, आपको उससे ऊपर की सोचनी पड़ेगी। जितना बड़ा आप सोचोगे ना, बस आपका माइंड का खेल है, जितना बड़ा आप सोचोगे ना उतना ज़्यादा पैसा आप शेयर मार्केट से बना लोगे। प्रैक्टिकल बात है, आप प्रैक्टिकल बात ज़्यादा करते हो। लेकिन आशीष भाई, अभी मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा, म्यूचुअल फंड वाला पोर्टफोलियो, जिसमें शायद तकरीबन 25% के आसपास रिटर्न है। लेकिन अगर मैं मेरा पोर्टफोलियो देखता हूँ तो नेगेटिव है म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि मार्केट 1.5-2 साल से वहीं का वहीं है, गिरा हुआ है। तो ऐसा क्या करते हो यार म्यूचुअल फंड के अंदर, क्या पोर्टफोलियो बना रखा है आपने और कैसे लोग बना सकते हैं वैसा? देखो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है ना, इसमें अपने पास 2 पर्सपेक्टिव है। म्यूचुअल फंड अगर आपने स्मॉल कैप का ले रखा है, ठीक है, तो जब स्मॉल कैप जो इंडेक्स है वो आपने बहुत क्रैश हुआ, तब वहाँ पर आपने अगर लमसम करा है, तो डेफिनेटली जब स्मॉल कैप में रैली आएगी, चाहे निफ्टी कहीं पे भी रहे, चाहे निफ्टी 20,000 ही पहुँच जाए, पर अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में रैली आएगी तो वो तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिटर्न देगा। और अगर आप SIP कर रहे हो, ठीक है, जो आपने मेरा यहाँ पे फंड देखा है
वो बेसिकली इंडिया का फंड है ही नहीं। अच्छा, इंडिया का फंड ही नहीं है। वो इंडिया का फंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर इतना रिटर्न दे रहा है। क्योंकि देखो, स्मॉल कैप ने रिटर्न दिए नहीं है, मिड कैप ने रिटर्न दिए नहीं है, तो वो आपका म्यूचुअल फंड कहाँ से रिटर्न देगा। अभी मुझे मैक्सिमम लोगों के ये कमेंट आते हैं, भाई SIP रोक दे गया। SIP हम क्यों कर रहे थे कि भाई 10% का 12% रिटर्न साल का मिल जाए, मिल जाता था। मिल जाए। अब लोग बोल रहे हैं कि हम तो 3 साल से SIP कर रहे हैं, हमारा तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 10%, 15%, 20% नेगेटिव में। तो यार जब मार्केट ही रिटर्न नहीं देगा तो वो म्यूचुअल फंड में रिटर्न आपका कहाँ से आएगा। वो मेरा रिटर्न वो इसलिए है क्योंकि वो मैंने यहाँ पे ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट का जो फंड है कोटक का, यहाँ पे उसमें इन्वेस्ट करा था। और आपको पता ही है जो हमारे USA का मार्केट है, वॉर तो अभी USA की चल रही है, फिर भी USA का मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। आप अभी कोरिया का देख सकते हो, ताइवान का है, सेमीकंडक्टर के चक्कर में। तो आपको म्यूचुअल फंड में भी डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब होगा क्या, अब रिटर्न्स देख के लोग ग्लोबल मार्केट की तरफ भागेंगे। फिर होगा क्या कि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा, फिर वही दिक्कत आएगी। और यहाँ पे जब इंडियन मार्केट रिटर्न देने पाएगा तो वो लगे हमने तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड अपने सेल कर दिए क्योंकि वो तो रिटर्न ही नहीं दे रहे थे। तो हमें यहाँ पे पेशेंस तो बना के रखना पड़ेगा, और जो डाउन है ना वहाँ पे हमें लमसम करना है, SIP स्टार्ट करनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ये मार्केट तो बहुत भाग चुका, उसके बाद अगर आप उसमें म्यूचुअल फंड और SIP करने जाओगे तो फिर आपका डेफिनेटली रिटर्न नहीं बनेगा। और यही गलती हमारे जो इंडिया के इन्वेस्टर्स है उन्होंने 2023 में करी थी। सबसे ज़्यादा जो अकाउंट है, डीमेट अकाउंट तभी खुले थे, सबसे ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में तभी आया था कि यार सबको SIP करनी है, म्यूचुअल फंड करना है, इन्वेस्ट करना है। और अभी आप हाल देख सकते हो, क्योंकि उस टाइम वो ऐसा टाइम था जब हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट ने यहाँ पर जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है उन्होंने तो 200%, 300%, 500% की रैली दी थी। आप कोई से भी स्टॉक उठा लो, पर जो इंडेक्स है उसने यहाँ पर 50-60% की रिटर्न स्मॉल कैप इंडेक्स नहीं दे दी थी। तो आप समझ सकते हो वहाँ पे कितने लोगों ने एंट्री करी होगी, और वो लोग आज तक भी यहाँ पे पछता रहे हैं। आशीष भाई, एक बात पूछूं मैं आपसे। बहुत लोग कहते हैं SIP से करोड़पति बनो, SIP से इतना रिटर्न मिल जाएगा। तो रिटर्न कहाँ ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है, म्यूचुअल फंड में या स्टॉक से? देखो, अगर रिटर्न बनाने की बात आ रही है ना, तो ये बात तो क्लियर रखो कि रिटर्न्स जो है वो आपके पर्सनल स्टॉक्स में ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। पर फ़र्क ये पता है कि आपको रिस्क कितनी लेनी है, क्योंकि आप पर्सनली आप खुद मैनेज कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, अगर आपको सेफ चाहिए कि भाई मुझे 10% चाहिए, 12% चाहिए, हालांकि अभी तो वो भी नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट रहने वाला है। और अगर आपको स्टॉक मार्केट नॉलेज नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि यार मैं पर्सनल खुद से पोर्टफोलियो मैनेज करके या फिर काफ़ी बढ़िया पोर्टफोलियो बना लूँगा, म्यूचुअल फंड को बीट कर लूँगा, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है, वो कभी भी नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स होते हैं उनको पहले से नॉलेज होती है कि यार ये स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है, ठीक है, या फिर इस कंपनी में अनाउंसमेंट होने वाली है, तो वो आपका काफ़ी पैसा बचा लेंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जितने भी 90% लोग हैं ना आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में लॉस खा रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि कहाँ पे एंट्री बनानी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। तो वो सारा काम आपका अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजर है वो आपसे 0.5%, 1% यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लेकर अगर आपको करके दे रहा है बिना किसी टेंशन फ्री के, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास टाइम नहीं है इतना एनालिसिस करने का, तो फिर आप क्यों फालतू में आपको अपना पर्सनल स्टॉक करना है। और ऐसा है कि यार मुझे बहुत रिटर्न बनाना है, पूरा इसी में लगना है और स्टॉक मार्केट सीखना है, तो फिर तो आपको पर्सनल स्टॉक के ऊपर जाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड अगर आप करोगे तो फिर उसमें क्या ही आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपके हाथ में तो उसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन हमेशा स्टॉक से रिटर्न नहीं बनाया जा सकता ना। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि हमेशा स्टॉक से रिटर्न नहीं बनाया जा सकता, पर अगर आपकी, मैं पर्सनली कहूँगा, आप लोग कमेंट करेंगे कि यार बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, पर अगर आपकी खुद की नॉलेज इतनी है, क्योंकि देखो जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज होते हैं ना वो 50-50 शेयर के, 60-60, 70-80 शेयर के होते हैं। तो अब जितने ज़्यादा शेयर अपने पोर्टफोलियो में लेते जाओगे ना तो आपका जो रिटर्न्स है ना वो उतने ज़्यादा नीचे आते रहेंगे। वो सेफ्टी के पर्पज़ से लेते हैं कि यार हमने 5 शेयर इस सेक्टर के ले लिए, ठीक है, 10 शेयर इस सेक्टर के ले लिए, तो आपका हुआ क्या, आप अगर ने 5 शेयर लिए, 10 शेयर लिए, वो अगर एक ही सेक्टर के ले लिया तो आपका तो पूरा पोर्टफोलियो पिट गया अगर वो सेक्टर गया। पर म्यूचुअल फंड में आपको मिलेगी सेफ्टी, और अगर आपको रिटर्न बनाने हैं तो फिर आपको पर्सनल स्टॉक की तरफ ही आना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी है ना कि जिस इंसान को नॉलेज ही नहीं है, स्टॉक मार्केट में नॉलेज ही नहीं है और लगातार लॉस कर रहा है, लॉस मेकिंग बन चुका है और उसका मोह भंग हो गया कि नहीं यार स्टॉक मार्केट में तो घुसना ही गलत है। जैसे हमारे थोड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यार नहीं स्टॉक मार्केट का काम मत करना, तो उन लोगों के लिए तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है ना। नहीं, बिल्कुल, उनके लिए तो म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अभी लोग SIP बंद कर रहे हैं, जबकि मैं कहता हूँ कि आज के टाइम में लोगों को SIP चालू करनी चाहिए। आपको आज से बढ़िया टाइम कभी नहीं मिलेगा। अभी जो लोग SIP बंद कर रहे हैं ना वो
27 के एंड तक, 28 के एंड तक रिग्रेट करने वाले हैं कि यार जब इतना अच्छा मौका मार्केट दे रहा था हमें। मैंने एक यहाँ पर पॉडकास्ट भी देखा था, काफ़ी फेमस है, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर आपको आने वाले 5 साल में म्यूचुअल फंड में SIP करनी है, पैसा डालना है, तो आप क्या चाहोगे कि यार आपका जो शेयर मार्केट है वो ऊपर जाए या फिर नीचे जाए? आप चाहोगे, आप बताओ, चलो आप क्या चाहते हो कि अगर मुझे आने वाले 5 साल तक यहाँ पर SIP करनी है या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है, तो आप क्या चाहोगे कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए? मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं तो चाहूंगा डाउन रहे, लेकिन आम इन्वेस्टर चाहता है कि अपसाइड जाए वो। यही, क्योंकि आम इन्वेस्टर क्या करता है कि बहुत शॉर्ट टर्म का सोचता है। पर आप मान के चलिए कि अभी का टाइम है जब यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज काफ़ी डिस्काउंट में अवेलेबल है, ठीक है। किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे USA में IT इंडेक्स का चल रहा है, IT स्टॉक्स कंपनीज की थोड़ी AI की वजह से पिटाई हो रही है, तो वो अभी चल रहा है, तो बेस्ट टाइम तो अभी है। फिर जब आप वो रैली दे देगा तब वहाँ पे आप करोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो होगा क्या कि जैसे ही अभी आप मान सकते हैं कि 2 साल तक, 3 साल तक मैं मानता हूँ कि इंडिया का स्टॉक मार्केट और नहीं चलता, तो वहाँ पे आपकी जितनी भी NAV आएगी म्यूचुअल फंड में, Units वो आएगी आपकी लोअर प्राइस में आती जाएगी, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि 5 साल में या 10 साल में चलेगा, तो वो जब भी चलेगा तो आप सोचो कि जो आपका एवरेज डाउन है वो कितनी कम प्राइस पे हो रखा है, तो वहाँ पे आपका कितना शानदार रिटर्न बनने वाला है जब अगर आप अभी के टाइम पे यहाँ पे म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करते हो। तो ये चीज़ तो है कि ना स्टॉक्स गलत है ना म्यूचुअल फंड गलत है, वो आपका नज़रिया है देखने का कि आप उस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे आप उस चीज़ को देखते हो। फिर भी अगर आप लोगों को सलाह देना चाहोगे तो दोनों में से एक में अगर आपसे पूछो कि कोई एक, आप क्या किससे बेस्ट बोलोगे? देखो, मैं बेस्ट की अगर बात करी जाए तो म्यूचुअल फंड भी मेरे चल रहे हैं और पर्सनल स्टॉक भी मेरे चल रहे हैं। तो अगर मेरे से अनबायस होकर अगर मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मैं स्टॉक को यहाँ पे प्रायोरिटी देता हूँ। बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट भी करेंगे कि यार स्टॉक में लॉस होता है, ये होता है, वो होता है। पर अगर आपको स्टॉक मार्केट में मज़ा चाहिए, आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, इसी में आगे करियर बनाना है, इसी में आगे बढ़ना है, आपको चाहिए कि आपका स्टॉक मार्केट के साथ साथ दिमाग भी ग्रो हो, तो पर्सनल स्टॉक से बेस्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बस वहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। अगर आप अंधाधुंध किसी में भी लगा दोगे तो फिर वो तो ख़राब ही है। और जिसके बाद टाइम नहीं है बिल्कुल भी सीखने का या फिर बिल्कुल समझने का, थोड़ा सा रिसर्च करने का, तो उनके लिए डेफिनेटली म्यूचुअल फंड बेस्ट है। अगर आपको इसी में ही आगे जाना है तो फिर स्टॉक से बेस्ट यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। म्यूचुअल फंड आपको बिल्कुल बोरिंग रिटर्न बना के देंगे जिसमें आपको कोई भी मज़ा नहीं आएगा, ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी बहुत सवाल भी लोगों से पूछे थे आपके पॉडकास्ट से पहले, तो एक सवाल ये भी आया कि उनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी पूरा रेड है, पूरा रेड पड़ा हुआ है। अब पोर्टफोलियो नेगेटिव है तो पोर्टफोलियो में से कौन से स्टॉक्स को बाहर कर देना चाहिए या इंतजार करना चाहिए उसके कि हाँ नहीं ये ग्रीन होगा? नहीं, क्या ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो साल भर वेट करते रहेंगे या फिर वेट करते रहेंगे कि यार हमारा ये तो यहाँ से रिकवर हो जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है वो बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि आपको नॉलेज नहीं थी, आप उसमें फंस गए और फिर आप उसमें फंसते चले जा रहे हो कि यार हमारा 20% नेगेटिव था, ये फिर 30% हो गया, 40% हो गया, 50% हो गया। फिर लोग सोचते हैं कि यार अब तो फिर इसको क्या ही बेचें। पर मुझे लगता है कि आपके जो यहाँ पे लूजर्स है ना, उसको आपको निकालना चाहिए, जबकि लोग करते हैं यहाँ पे उल्टा। लोग करते क्या है, जो विनर्स है उनको तो यहाँ पे एग्जिट करते हैं और लूजर्स को यहाँ पे पकड़ के रखते हैं, जबकि हमें करना चाहिए उल्टा। यहाँ पे जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे रही है, उसमें से आप पार्शियली प्रॉफिट बुक करो और उन्हें हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे राहुल जी, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, ड्रीम फॉक्स। ये ड्रीम फॉक्स वही कंपनी है जो यहाँ पे हमारे इंडिया के जितने भी एयरपोर्ट थे ना, उसका यहाँ पे लॉन्च एक्सेस जो होता है वो हमारे मैनेज करती थी। पर आपको पता ही है, इसमें एंट्री हुई हमारे अडानी जी की, और जैसे यहाँ पे अडानी जी की एंट्री हुई तब वो उन्होंने क्या करा बैकएंड से, ये हमें नहीं पता, ना हम उसमें आगे जाना चाहेंगे। पर उसके बाद से हमें ये चीज़ का इंडिकेशन मिल चुका था कि जहाँ पे अडानी ने यहाँ पे घुस गया तो वहाँ पे वो बिज़नेस को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो ड्रीम फॉक्स का बिज़नेस इतना प्यारा था, रेवेन्यू मॉडल इतना प्यारा था, काफ़ी अच्छा वो काम कर रहे थे। पर जब से वहाँ पे अडानी घुस चुका है तो आप मान सकते हैं कि ड्रीम फॉक्स का बिज़नेस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अगर किसी ने ये सोचा होगा कि यार ड्रीम फॉक्स वहाँ पे रिकवर कर लेगी, तो आज वो मान सकते हैं कि अगर आपने वहाँ पर 100 रुपये लगाए होंगे ना, तो आज आपको 5 रुपये भी नहीं बचे होंगे। जबकि अगर आपको पता चल गया है कि यहाँ पर इस बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स है वो घुस रहे हैं और आपके पास कुछ एज नहीं है वहाँ पे बचाने का, तो वहाँ पे हमें एग्जिट करके बेटर जो हमें लगता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में थीम है, वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ में पड़े रहोगे ना, तो वो आपका कुछ भी उसका आपका मतलब नहीं निकलने वाला। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि उससे बाहर जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाना चाहिए। अब एक हमारा पॉइंट छूट रहा है डिविडेंड का, क्योंकि बहुत से लोग क्या इंतजार करते हैं हाँ डिविडेंड मिले
तो ये आखिरकार डिविडेंड है क्या और कैसे कंपनी देती है और इसका असर हमारे पोर्टफोलियो पे क्या पड़ता है? देखो जो डिविडेंड है ना, वो आपको क्यों लेना है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिविडेंड हमें क्यों लेना है। लोग गलती क्या करते हैं कि डिविडेंड वाले स्टॉक तब खरीदते हैं जब वो ऑल टाइम हाई पे होते हैं, जब वो काफ़ी रैली दे चुके होते हैं, ठीक है। और डिविडेंड वो कंपनी देती है जिनमें ज़्यादातर ग्रोथ नहीं होती है। आपने देखा होगा जो PSU वगैरह कंपनी है, तो हो डिविडेंड क्यों दे रही कंपनी, क्योंकि उनको प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा हो रहा है पर उसमें ग्रोथ नहीं है कंपनी में। तो वो कंपनी क्या करती है, उस प्रॉफिट को अपने जो शेयर होल्डर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो मुझे लगता है कि जो डिविडेंड वाली कंपनी है वो ग्रोथ कंपनी नहीं होती। तो अगर आपको बोरिंग इन्वेस्टिंग करनी है कि यार हमें तो साल का 8% मिल जाए, 10% मिल जाए, तो फिर आप डिविडेंड वाले स्टॉक खरीद सकते हो। उसमें रिस्क ये है कि उस कंपनी में ग्रोथ नहीं है और वो कंपनी का जो फ्यूचर है वो आपको भी पता नहीं है। तो अगर आपने वो डिविडेंड वाले स्टॉक खरीद लिए तो ऐसा थोड़ी कि वो कंपनी का शेयर प्राइस वहाँ पे फिक्स रहेगा। आपने डिविडेंड वाला शेयर खरीद लिया, आप मान सकते हो उसने आपको 7% में, मान तो चलो 10% भी डिविडेंड साल का दे दिया, पर वो शेयर अगर आपका 20% गिर गया तो फिर आपका क्या डिविडेंड मिला, वो तो आपको 10% नेगेटिव में चला गया। तो डिविडेंड स्टॉक अगर आपको खरीदने भी है तो जब मार्केट बहुत गिर जाए तब जाके आप उनको बाय करो, ताकि आपका डिविडेंड के साथ साथ ना वो शेयर, मैं मानता हूँ चलो उसमें रैली नहीं है तो कम से कम वो आपको वहाँ पे लॉस तो नहीं दे। या फिर अभी काफ़ी अच्छा ऑप्शन भी आया है हमारे पास, जो हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट्स है, हाईवेज़ है, तो इनकी यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनी है जो यहाँ पे इन्विट है, रेट है, ये निकाल रही है जो आपको साल का 15% डिविडेंड देती है। और उनकी जो प्राइजेज होती है ना उसमें अब भी आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी। जैसे हमारा GMR इंफ्रा है, इनके भी इन्विट है जो आपको 15% 17% तक भी साल का डिविडेंड देते हैं। तो आप चाहो तो उनको प्रेफर कर सकते हो, जो आपका डिविडेंड भी अच्छा दे देंगे और आपको उसमें रिस्क भी कम रहेगी कि यार इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा गिर नहीं जाए, ताकि 10% डिविडेंड मिले वहाँ पे 25% लॉस हो जाए। तो ऐसे डिविडेंड का हमें क्या क्या ही करना है। क्या ही करना है। एक बात ये भी आती है, जैसे आपका नाम आशीष जैन है, मैं थोड़ा हट रहा हूँ टॉपिक से, ऑफ द टॉपिक आ रहा हूँ क्योंकि बहुत बात हमने स्टॉक की कर ली है, क्योंकि लोगों को इसमें बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा। आपका नाम आशीष जैन है, तो आशीष जैन के नाम के आगे इन्वेस्टर आशीष जैन लगा है, तो ये आपकी शुरुआत कब से कैसे हुई थी? देखो मेरी जो शुरुआत हुई थी वो, अब इसे मेरी अच्छी किस्मत भी मान सकते हैं कि मैंने शुरुआत ऐसे टाइम पे करी थी कि वहाँ पे मैं गलती करने के लिए ना बिल्कुल फ्री था, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्ट करी थी 2020 का जो कोविड में क्रैश आया था ना, जब रद्दी के दाम पे आपको अच्छी अच्छी कंपनी मिल रही थी, तब मैंने यहाँ पे 2020 में कोविड के टाइम के बाद में स्टार्ट करा था। तो हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी रही, मैंने और मेरे दोस्तों ने स्टार्ट करा तो हमारी किस्मत इतनी अच्छी रही कि हमने जो भी शेयर मुँह उठा के कोई सा भी शेयर खरीद लिया और वो हमारे को एक महीने में 40% 60%, क्योंकि गिरे हुए इतने थे। ये जो आज के टाइम में आपको अडानी पावर वगैरह मिल रहे हैं, ये सब 30-30 रुपये में, 35 रुपये में शेयर मिलते थे। आज के टाइम में आपको जो टाटा पावर 400-500 रुपये में देखने को मिल रहा है, उस टाइम पे 40 रुपये पे था, 50 रुपये पे था। BSE जैसे शेयर हमारे को 50 रुपये 100 रुपये में देखने को मिलते थे। उस टाइम से हमने स्टार्ट करा है, तो काफ़ी अच्छा रहा वो टाइम। हमको वहाँ पे एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने मुँह उठा के जो भी खरीदा तो हमको वहाँ पे प्रॉफिट मिला। और यही रीज़न है कि हम यहाँ पे शेयर मार्केट में सस्टेन कर पाए, क्योंकि नए लोग जो भी आते हैं स्टार्टिंग में 3 महीने में 6 महीने में लॉस खा लेते हैं और वो मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। उनको पता चलता है कि भाई अपने बस की नहीं है। और मैं नहीं कहता कि मैं ऐसा बहुत कोई महान हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने जिस टाइम में स्टार्ट करा ऑलरेडी इतनी बुरी तरह पिटाई हो रखी थी, निफ्टी भी शायद 8,000 के समथिंग था, तो गधा घोड़ा सब वापस रिकवर हो रहे थे। तो हमें टाइम मिल गया समझने का, सीखने का। 1-2 साल काफ़ी अच्छी रैली रही, तब तक हमने अपनी नॉलेज बढ़ाई और काफ़ी एनालिसिस सीखा। तो धीरे धीरे करके हमारा जो है वो इंटरेस्ट भी बढ़ता गया और काम भी हमारा चलता गया। तो आपके हिसाब से इन्वेस्टिंग सही चीज़ है या फिर ट्रेडिंग सही चीज़ है? देखो मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट चीज़ है। जब सेबी आपको खुद कह रही है कि 95% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, तो फिर आपको ट्रेडिंग में क्यों जाना है? जल्दी पैसा बनाना है। जल्दी पैसा बनाना है तो आपको ट्रेडिंग में जाना है। पर जब आप ये सोचो कि वहाँ पे आपका विनिंग चांसेस कितना है, कि अगर 100 लोग जा रहे हैं तो सेबी तो खुद बता रही है कि आपको कि 95% लोग तो लॉस ही कर रहे हैं। तो अगर और जो 5% प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपको पता है कि वो कितना प्रॉफिट कर रहे होंगे, ठीक है। उसमें से इतने लोग होंगे जो जितना वो प्रॉफिट नहीं कर रहे होंगे ना, उससे ज़्यादा वो ब्रोकरेज, STT, कितने सारे गवर्नमेंट के टैक्स है उसमें वहाँ पे दे दे रहे हैं। तो देखो अगर आपको शॉर्ट टर्म में आना है, गैम्बलिंग करनी है, तो वो आप बिल्कुल ट्रेडिंग कर सकते हो। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बनाना है, कमाना नहीं है, पैसा बनाना है, और इतना बनाना है कि आपको ना तो कोई टेंशन हो, ठीक है, ना आपको दिन भर देखना पड़े, ना आपको बिल्कुल फ्री लाइफ जीनी है, अच्छी लाइफ जीनी है, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। क्योंकि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो इंडिया की,
और उसका पार्ट बन सकते हो, उसके ऑनर एक तरह से आप बन जाते हो, और आप उसको टाइम दोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे ग्रो करेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी के समय फ्यूचर के अंदर कौन से ऐसे 3 सेक्टर हैं जो फटने वाले हैं? जो फटने वाले हैं, देखो मैं मानता हूँ कि सबसे जो बेस्ट सेक्टर है आज के टाइम में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, एआई का ही है। पर अगर आप कहोगे कि भाई एआई की शेयर बताओ, तो हमारे इंडिया में एज सच एआई पे कुछ काम चल नहीं रहा है देखने के लिए, या फिर नाम बनाने के लिए काफ़ी कंपनीज अपने बिजनेस में एआई बोल देती है, पर एआई में एक्चुअल में अपने कंपनी इंडिया में कुछ भी काम चल नहीं रहा है। जैसे न्वीडिया है और काफ़ी सारी ये जो एआई ओपन एआई है, जो ऐसी लेवल की कंपनीज, तो चलो मैं मानता हूँ कि इंडिया में अभी नहीं है, बट छोटे लेवल पे भी अभी कोई एआई में इतना काम नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एआई जो है, लोग कहते हैं कि बबल है, फट जाएगा, कर जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बबल तो बना ही नहीं है। अभी तो एआई की जो कंपनीज है ना, उसमें यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ बाकी है। बाकी जो 2 सेक्टर है, जैसे हमारे ईवी का है, तो अभी आप देख ही रहे हैं कि वॉर चल रही है। अभी हमारी जो इंडिया का जो हमारी कंट्री है, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा फॉरेक्स खर्च होता है वो हमारा क्रूड ऑयल पे ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में तो है नहीं क्रूड ऑयल, और डिमांड इतनी है। तो डेफिनेटली जैसे मैंने एथर एनर्जी है, वो भी हमने मल्टी वगैरह बनाया था, तो वो भी हमारा उसके पीछे रीज़न यही था। हम चाहते तो ओला भी ले सकते थे, हालांकि देखो अब बिजनेस सेम है, पर बिजनेस में भी आपको ना पिक करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी में दम है। जबकि जब हमने इसको पिक करा वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, पर हमको पता था यार इसके लॉस कम हो रहे हैं, ये कंपनी अपने कस्टमर जो है उनको सर्विस अच्छी दे रही है, तो ये आगे जाकर ईवी का बिजनेस बढ़ेगा, तो वहाँ पे वो कंपनी ग्रो होने वाली है। तो वहाँ पे भी आपको सेक्टर भी पहले चूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कंपनी भी चूज़ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यार इस सेक्टर चलने वाला, तो किसी भी गधे घोड़े में आपने पैसा लगा दिया। आपको चूज़ करना पड़ेगा भाई गधा कौन सा है, उसको तो आपको अवॉइड करना है, और जो घोड़ा है ना, आपको अपने पैसे उसी घोड़े पे लगाने हैं। तो ये जो कुछ सेक्टर आपने जो बताए कि इसके अंदर आने वाले फ्यूचर के अंदर देख सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताई, जैसे अगर आप फर्स्ट सेक्टर की बात करेंगे तो एआई है। कोई अगर रियली में अच्छा काम करता है एआई में, तो वो एआई जो है वो बिल्कुल इससे आगे, अभी इससे ऊपर अभी कोई भी सेक्टर नहीं रहने वाला। सेकंड सोलर है, या फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी का मान सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी रिन्यूएबल एनर्जी हो, उसका रहने वाला है। थर्ड यहाँ पर ईवी का रहने वाला है, ईवी है, और हमारी डिफेंस है। तो ये 3-4 सेक्टर है जो हमें ग्रो होते हुए मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 साल में इन्हीं का यहाँ पर टाइम आने वाला है। अब एक सवाल और पूछूंगा, उम्मीद करता हूँ कि आप गीता पे कसम हाथ रख के कसम खाएंगे कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, सच के सिवा कुछ और नहीं बोलूंगा। हाँ, आप अर्निंग मत पूछना। आपने जो नहीं, अर्निंग नहीं पूछूंगा। आपने शुरुआत की थी 2020 से, आज चल रहा है 2026। तो एज ए, क्योंकि एज भी बहुत कम है आपकी अभी, तो स्टॉक मार्केट से कितना % हम बात करें तो उतना बना लिया है? कितना फ्रीडम लाइफ आप अभी जी रहे हो? देखो, अगर अभी स्टॉक मार्केट से रिटर्न बनाने की बात करें, तो काफ़ी लोग आपको पॉडकास्ट में या फिर कहीं पे भी अगर कह देंगे कि यार हमने इतना रिटर्न बना लिया, हमने उतना रिटर्न बना लिया, ठीक है, तो लोग कमेंट भी करेंगे, लोग प्रूफ दिखाओ। तो वो वाला काम देखो, जब आपको ये समझना पड़ेगा जो स्टॉक मार्केट रिटर्न नहीं दिए, तो कोई कह रहा है ना कि मैंने इतने रिटर्न स्टॉक मार्केट में बना लिया है, तो वो तो आपको वैसे ही बेवकूफ़ बना रहा है। देखो, मैंने जब 2020 से स्टार्ट करा, तो 2022 तक 23 तक हमने काफ़ी पैसा बनाया, ठीक है। और उसकी मेरी कहानी भी है जो शायद मैंने आपको पहले बता रखी है, कि मेरे कार लेने का मन था, तब मेरे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट था 10 से 12 लाख रुपए। अब आप मान के चलिए मैं 10 से 12 लाख रुपए की कार जाके बुक कराया, यार अपने तो जो प्रॉफिट हो रहा है ना, इसकी तो हम कार लेंगे, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में तो उस टाइम बुल रन इतनी तेज़ी थी, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 10-12 लाख से हो गया 15 लाख। हमने बोला यार गाड़ी चेंज करने का टाइम आ गया है, तो अब जब प्रॉफिट बढ़ रहा है तो गाड़ी भी चेंज करेंगे यार, गाड़ी भी उस हिसाब से लेंगे। तो हम जाके 15 लाख वाली गाड़ी की बुकिंग कराए, लो वैसा बुकिंग अमाउंट लो, हम तो बड़ी गाड़ी लेंगे। अब स्टॉक मार्केट में तेज़ी रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि 2-5 दिन में हो रहा है, ये इसमें टाइम लग रहा है, 1 महीना 2 महीना, क्योंकि वेटिंग पीरियड भी कारों में चलता है। हमारा प्रॉफिट चला गया वहाँ पे 20 लाख 22 लाख, जो हमारे जितने पोर्टफोलियो था उसमें प्रॉफिट चला गया। तो फिर इंसान का जो इच्छा है वो रुकती कहाँ है। तो हमारे यार अब तो इससे बड़ी कार लेंगे, हमसे तो बढ़िया कोई है ही नहीं। हमको लगा यार हमसे तो बड़ा कोई इन्वेस्टर ही नहीं है आज के टाइम में, तो हमको भी ये लगा कि यार फिर आप उससे बड़ी कार लेंगे। तो फिर जाके वहाँ पे हमने सोचा कि यार चलो ले लेते हैं, और वहाँ पे मैंने खुद ने पर्सनली कार भी परचेज़ करी। तो उस टाइम इतना बढ़िया मार्केट था कि हमने प्रॉफिट कमाया भी सही, और मज़े भी करा उसके फुल। ऐसा नहीं है कि भाई कमा के छोड़ दिया। पर अगर आप लास्ट 2 से 3 सालों की बात करेंगे ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत बढ़िया पैसा कमा लिया या फिर बहुत ज़्यादा मैंने कर लिया। जो मेनली मैंने लास्ट 2 से 3 साल से पैसा कमाया है वो मार्केट से नहीं कमाया। मैं आपको एब्सोल्यूट अगर रिटर्न में बताऊँगा तो वो हो सकता है किसी में लॉस भी हो, किसी में 2-5% प्रॉफिट भी हो। तो मैं ऐसे नहीं बता सकता, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने 15-20% प्रॉफिट बना लिया, वो नहीं बनाया मैंने, है ना। तो इतना मैं नहीं कह सकता। लास्ट के 2-3 सालों में अगर मैंने प्रॉफिट बनाया किसी से, ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनाया, पैसा बनाया है, पर मेनली जहाँ पे जो मेरा लास्ट के 2-3 साल में पैसा बना है वो मेनली मेरा आईपीओ से बना है। क्योंकि आईपीओ में आपको पता ही है मेरा काफ़ी अच्छा हैंड है,
काफ़ी पैसा हमने आईपीओ से बहुत अच्छा पैसा बनाया है। मतलब शेयर मार्केट से लोग इतना पैसा नहीं बना पाए थे ना, उतना पैसा हमने आईपीओ से बनाया है। बायबैक है, उनसे बनाया है पैसा। इन्फोसिस का बायबैक आया था, उससे भी हमने लाखों रुपए में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करा था। ऑफर फॉर सेल है, अभी रिसेंटली कोल इंडिया का ऑफर्स आया था, तो उससे पैसा बनाया। तो इन चीज़ों से हमने पैसा बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने लॉस भी कर लिया, ऐसा नहीं है। कुछ शेयर में हमें लॉस भी हुआ लास्ट के 2-3 सालों में। जैसे यहाँ पर आप मान सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग है, इनके शेयर काफ़ी डाउन है। अभी रियल एस्टेट है तो उनके भी जो स्टॉक्स है काफ़ी डाउन आ रहे हैं। पर जैसे डिफेंस है, सोलर है, और भी काफ़ी सारे सेक्टर है जिसमें हमने पैसा बनाया है। तो पर हम अगर एज क्या होगी आपकी अभी? एज वैसे मेरी दिखने में कम लगती है एज, पर मैं अभी 28 साल का हो चुका हूँ। फिर भी 28 साल की उम्र में इतना फ्रीडम, जिस एज के अंदर लोग 9 to 5 की जॉब करना पसंद करते हैं, उस एज के अंदर आप फ्रीडम पूरा फ्री हो चुके हो लाइफ से। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। ये जो नौकरी करने वाले लोग हैं, इनको क्या सलाह देना चाहोगे? देखो, अगर आप जैसे लोग बोलते हैं कि यार ये नौकरी में क्या कर रहे हो, छोड़ दो इसको, लात मार दो, ये क्या है, गुलामी कर रहे हो। देखो, वैसा मैं नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि जब बुल रन था तब तो हमने पैसा बना लिया। अब अगर आप सोच के देखो, किसी ने लास्ट 2-3 साल में अगर किसी ने जॉब छोड़ के शेयर मार्केट में, कहता हूँ, ट्रेडिंग करी होगी, इन्वेस्टिंग करी होगी, 100 लोगों ने करी होगी, तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि उसमें से 5 भी ऐसे लोग नहीं होंगे जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा। तो उसमें वहाँ पे उनका घर का खर्चा निकालना, उन्हें कुछ ईएमआई चल रही है वो भी निकालना मुश्किल हो जाएगी। तो शेयर मार्केट को आप एज ए रेगुलर इनकम अगर कोई कह रहा है कि यार हम तो महीने का इतना परसेंट रिटर्न बनाए थे, वो तो बेवकूफ़ी है। आप एक महीना 5% रिटर्न बना लोगे, आप सोचोगे कि मैं तो साल का 60% रिटर्न शेयर मार्केट से निकालूंगा, वो बेवकूफ़ी है आपकी। एक महीने आप 5% रिटर्न बनाओगे, सेकंड महीने आप 7% लॉस खा जाओगे, बचा क्या? -2%। तो वो वाला काम नहीं करना। आप बहुत से लोग बोलते हैं कि यार जॉब खराब है, ये है, तो मैं सब नहीं मानता। तो मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो आपको तो पता ही कि शेयर मार्केट तो अपन एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये अपन को ऐसा करियर नहीं है कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट अपना करियर है। हमारा काम इन्फ्लुएंसर का है, वीडियोस बनाना है, लोगों को यहाँ पे नॉलेज देना है, तो वो काम है। वो अपना, आपको पता है कि अपनी जो रेगुलर इनकम है वहाँ से आनी है, अपने खर्चे वहाँ से चलने हैं। अब खर्चे चलाने के लिए लोग अगर स्टॉक मार्केट यूज़ करेंगे ना, तो वो उनके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी जॉब चल रही है, आप उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है? अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा तो म्यूचुअल फंड में करो। ये मत सोचो कि मैं आप जॉब छोड़ के मैं तो लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा, सीधे रोल्स रॉयस खरीदनी है, तो वो तो जॉब से नहीं आएगी, नहीं आएगी। पर क्या आप अगर सोच रहे हो कि मैं 50,000 रुपये से ट्रेडिंग करके 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए कमा लूंगा, जो कि काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे हवाबाजी करने के लिए दिखा देते हैं, वो बिल्कुल 100%, उसमें मैं 99% भी नहीं कहूँगा, वो 100% फेक है। वैसी एक्सपेक्टेशन के साथ जाओगे ना, तो जो है वो भी देखे जाओगे, साथ में कर्जा चढ़ जाएगा वो अलग। उसके बाद फिर जो चीज़ें होती है वो तो आपको पता ही है, वो मैं आपके अभी बोलना नहीं चाहता, तो आप समझ जाओ, वो वाले तो एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाओ। स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए आदमी कौन सी, मतलब बुक्स का आपको इंटरेस्ट है? बिल्कुल, मुझे बुक्स का इंटरेस्ट तो बहुत है, पर फिलहाल में अगर आप कहोगे कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी है, तो मैंने फिलहाल ऐसे कुछ, मुझे बुक्स के नाम भी याद नहीं है, और मैंने बहुत बुक्स भी नहीं पढ़ी। हालांकि मैं कहता हूँ कि लोगों को पढ़नी चाहिए, और मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ, पर अभी मैं चाहता तो खुद से लिख के लिया था कि यार ये बुक पढ़ो और आपको भी पढ़नी चाहिए। पर पर्सनली मैंने बुक नहीं पढ़ी है। मैं मेनली जो सीखता हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स है यूट्यूब पर जो कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सिखाते हैं, जिसमें से मैं एक का नाम भी लेना चाहता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। SOIC है, उनसे सीखता हूँ मैं। हमारे इन्वेस्ट आज फॉर कल के हमारे पंकज लड्डा, सॉरी अनंत लड्डा सर है, हाँ। उनसे सीखता हूँ। और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके वीडियोस से मैंने इन्वेस्टिंग सीखी है, फंडामेंटल को कैसे एनालिसिस करते हैं उनसे सीखा है। तो मैं किताब, लोग कहते हैं पढ़ना चाहिए, और डेफिनेटली वो अच्छी चीज़ भी होगी, और मैं आगे उस पर कोशिश भी कर रहा हूँ पढ़ने का, पर मैं इतना आलसी भी वो नहीं पढ़ पाता। पर मैं वीडियो देखता हूँ जो इन्होंने अच्छा इस्टेब्लिशमेंट कर रखा है, उनके वीडियो से सीखता हूँ मैं, और खुद की रिसर्च करता हूँ, और काम चल जाता है अभी तक तो। ग्रेट ग्रेट। एक 28 साल का लड़का, मैं कहूँ एक 28 साल की उम्र में लड़का मल्टी बैगर किंग बन चुका है, तो आप भी बन सकते हो। और आपको काफ़ी कुछ सीखने को इस पॉडकास्ट के अंदर मिला होगा, कैसे इन्होंने शुरुआत की थी, कैसे सिलेक्शन किया जाता है, कैसे पिक किया जाता है, मल्टी बैगर क्या है, पेनी स्टॉक क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई होगी। आशीष भाई, आज आप हमारे साथ में कनेक्ट हुए और आपने बहुत डिटेल के अंदर चीज़ें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो धन्यवाद राहुल जी, यहाँ पे बुलाने के लिए, पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं चाहता था, देखो ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो मैं चाहता था जो अपने व्यूज़ है वो लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आपको पता है मैं मेनली अभी इंस्टाग्राम पे काम करता हूँ, तो 1-1.5 मिनट में कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो लोगों का, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो लोगों तक पहुँचे, कि आपको पहले माइंडसेट बनाए, है ना। लोग ऐसे हवा में आते हैं और सोचते हैं हम ये कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, वो वैसे काम नहीं करता। माइंडसेट बनाओगे तो आपका काम वहाँ पे हो जाएगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़े। तो आपको भी काफ़ी कुछ इस पॉडकास्ट से सीखने को मिला होगा। पसंद आया है तो कमेंट अपनी राय कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि एक ऐसी कहानी है एक 28 साल की उम्र के लड़के की जिसने बहुत कुछ हासिल इस उम्र में कर लिया है। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। चलो इसी बात के साथ में पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।